नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। बिहार प्राइम में आपको दिखाएंगे बिहार की तमाम अहम और बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। इसी को लेकर आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में सभाओं को संबोधित किया, जिसमें सहरसा भी शामिल है। सीएम योगी ने सहरसा की धरती से विपक्षियों पर जमकर वार किया। एक शौचालय उपलब्ध करवा दिया। 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दे दिया। 15 करोड़ नौजवानों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में आर्थिक स्वावलंबन का रास्ता प्रशस्त कर दिया। 35 करोड़ गरीबों के बैंकों में अकाउंट खोल करके वित्तीय समावेशन के साथ उन्हें जोड़ने का कार्य किया। 50 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य किया। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न देने का काम भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ये मात्र 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी करके दिखाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का 6 साल का कार्यकाल गरीबों के लिए और कांग्रेस और राजद का 55 वर्ष का और 15 वर्ष का कार्यकाल भी अगर आप जोड़ देंगे तो भी वो मिलकर के भी इतना काम नहीं कर पाए। और जहां तक देश के आन बान और शान की रक्षा की बात है, हर व्यक्ति जानता है पहले पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत के अंदर घुस करके आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और आज पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है। एक कांग्रेस और राजद के लोग आएंगे ना तो शाहीनबाग जैसे धर्मों के माध्यम से अव्यवस्था और अराजकता ही फैलाएंगे। और आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत का बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकी कैंपों को नष्ट करने का कार्य करते हैं। आतंकवाद के सामने कोई समझौता नहीं, आतंकवाद के लिए कोई मानवबल नहीं। आतंकवाद जैसे मानेगा उसी भाषा में जवाब देकर के देश की जनता को सुरक्षा देंगे। ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का है। पहले 1952 में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। और भाइयों बहनों, इन्होंने क्या किया? इन्होंने जम्मू कश्मीर में शेष भारत के नागरिक जमीन नहीं ले सकते। बिहार में, सहरसा में कोई भी जमीन ले सकता है, मकान बना सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सहरसा का नागरिक और बिहार का नागरिक चाहता तो नहीं बना सकता था। कांग्रेस ने इस प्रकार का प्रावधान कर दिया था। मोदी जी ने कश्मीर के अंदर धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद को तो समाप्त किया ही, बिहार के लोगों को भी अधिकार दे दिया कि अगर वो चाहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जमीन खरीद करके अपना मकान बना करके रह सकते हैं। ये अधिकार मोदी जी ने आपको दिया है। कांग्रेस ने इस अधिकार से आपको वंचित किया था। आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा। तो वहीं बिहार में चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में लोजपा भाजपा की सरकार बनेगी, मौजूदा मुख्यमंत्री दोबारा सीएम नहीं बनेंगे। वहीं नीतीश कुमार के सीमांचल प्रवास पर उन्होंने कहा कि वो परेशान हैं और 2 चरणों में जैसी स्थिति हुई है उस शर्मनाक स्थिति से बचने के लिए कुछ तो करेंगे ही। अब तो जहाँ तक भाई लोजपा भाजपा की बात रही तो हम लोगों की मजबूती तो खैर पूरी तरीके से रहेगी, बट मौजूदा मुख्यमंत्री अब 2 चरणों ने कम से कम इतना तो स्पष्ट कर दिया, उसमें तो अब कहीं कोई संख्या
कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि मौजूदा मुख्यमंत्री कभी दोबारा प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन रहा। देखिए, इस बार कोई दावे नहीं चलने वाले, इस बार कोई समीकरण नहीं चलने वाला। मैं समझ रहा हूँ कि सीमांचल के इलाके को लेकर महागठबंधन क्यों ये दावे कर रहा है, क्योंकि वो अपनी वही वोट बैंक की पॉलिटिक्स देख रहा है। इस बार मतदाता सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर, इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार पलायन के नाम पर, सिर्फ इन चीज़ों को ध्यान में रख के मतदाता मतलब कर रहा है। तो कोई सोचे कि उनका वोट बैंक, भाई मुख्यमंत्री जी का वोट बैंक या तो बाकी का वोट बैंक, मुख्यमंत्री वहीं कैंप कर लिए हैं तो करेंगे ही। परेशान है भाई, पुलिस में हार है। अब इस हार को शर्म से बचाने के लिए, एकदम शर्मनाक हार ना हो जाए, उससे बचाने के लिए पूरी आखिरी जो जद्दोजहद है उसको करने की कोशिश करेंगे मुख्यमंत्री। तो वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे प्रतिमा विसर्जन के दौरान हुई घटना के मृतक अनुराग के परिजनों से मिलने मुंगेर पहुंचे, जहां मृतक की बहन ने केंद्रीय मंत्री को घटनाक्रम के बारे में बताया। अश्विनी चौबे ने मृतक के परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। गोलीकांड को दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि कोई भी बड़ा व्यक्ति इस घटना के पीछे हो, दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। यह अमानवीय व्यवहार है। उन्होंने कहा कि जिस बच्चे की मौत हुई है वो बेकसूर था। इस पूरी घटना की उच्च स्तरीय जांच कर दोषी पुलिस अधिकारियों और जवानों पर हत्या का मुकदमा चलाया जाएगा। क्यों दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है और अत्यंत ही निंदास्पद है। मुझे ज्यों ही पता चला, मैं चुनाव के बीच में प्रचार में बाहर था और मैंने तुरंत दूसरे तीसरे दिन परिजन के लोगों से मेरी बातचीत हुई। मैंने हर के ऊपर में और सभी जगह मैंने खबर किया है कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित रूप से कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, ये अमानुषिक व्यवहार जिस प्रकार से किया गया है, अमानवीय, और जिस परिवार को उजाड़ दिया गया, उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था। ऐसे बच्चे को जिस प्रकार से गोली लगी है और जो यहाँ का जो पूरी घटना का जांच, ये उच्च स्तरीय जांच होकर के, और जो भी पुलिस प्रशासन के जो भी दोषी व्यक्ति है, चाहे ऊपर का हो चाहे नीचे का हो, कोई भी पदाधिकारी, उनको फास्ट ट्रैक गठन करके और उस पर हत्या का मुकदमा भी आवश्यक होगा तो चलाया जाएगा और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होगी। तो वहीं महाराष्ट्र के पत्रकार पर सरकार द्वारा किए गए कार्रवाई के विरोध में राजनीति तेज हो गई है। वहीं दीघा विधायक संजीव चौरसिया आज कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम में प्रदर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन उधर कांग्रेस के कार्यकर्ता ने भी मोर्चा संभाल रखा था और बीजेपी कार्यकर्ताओं से भिड़ने को तैयार थे। वहीं दीघा विधायक संजीव चौरसिया कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रुख को देखते हुए उल्टे लौट गए और कांग्रेस कार्यालय के नारेबाजी करने लगे और महाराष्ट्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कुछ कहा जा रहा है कांग्रेस। तो वहीं शिवसेना पार्टी बिहार में 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं शिवसेना नेता ने केंद्र सरकार और बिहार की सरकार पर जमकर निशाना साधा। शिवसेना के वरिष्ठ नेता चंद्रकांत खैरे ने बताया कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है और इस बार जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। पार्टी की स्थिति अच्छी है और हमारे प्रत्याशियों के काफी मेहनत हमारे प्रत्याशियों ने की है। कोरोना काल में पार्टी के निर्देश पर स्थानीय जनता की जो सेवा हमने की है, तो जनता इसे ध्यान में रखकर वोट करेगी। शिवसेना नेता का सरकार पर निशाना। उन्होंने कहा कि बिहार में जनता बदलाव चाहती है, जनता ने बदलाव के लिए वोट किया है। हम लोग सारे बिजी हो गए कोरोना में। हम लोग बिल्कुल कोरोना में लोगों की सेवा करते करते बहुत समय चले गए, इसलिए हमारा संपर्क यहाँ नहीं हुआ, यहाँ नहीं हुआ संपर्क। इसलिए इन्होंने भी ये भी यहाँ के जो कोरोना के लोगों को देखने का काम भी ये कर रहे थे। हमें लगा नहीं कि ऐसे चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा, क्योंकि मैं कहूँगा कि चुनाव डिक्लेयर नहीं होना चाहिए था। चुनाव डिक्लेयर नहीं होना चाहिए था क्योंकि उसके कारण से और भी प्रादुर्भाव हो सकता है, क्योंकि हमारे। तो वही तेजस्वी यादव ने दावा किया कि दोनों चरण का चुनाव हम जीत चुके हैं। एनडीए नीतीश कुमार की विदाई तय हो गई है।
तो वहीं तीसरे चरण के चुनाव में भी लोग बढ़ चढ़कर महागठबंधन के पक्ष में वोट करेंगे। वहीं तेजस्वी यादव ने से जब प्रधानमंत्री मोदी के श्रीराम वाले बयान पर पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये बिहार चुनाव का मुद्दा नहीं है। बिहार चुनाव का मुद्दा है बेरोजगारी, रोजगार, दवाई, पढ़ाई और सिंचाई। इन मुद्दों पर बात करना चाहिए। बिहार के लोगों को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं और दोनों चरण जो है हम लोग जीत गए हैं और आपकी इस मजबूत संकल्प ने ये साबित कर दिया है कि बिहार असल मुद्दों पर चुनाव लड़ सकता है। कोई कितना भी बांटने का कोशिश करा लेकिन उनकी दाल नहीं गली और बेरोजगारी के मुद्दे पर, ख़ास तौर पे नौकरी के मुद्दे पर, पलायन, गरीबी, भूखमरी के मुद्दे पर और जो आखिरी जो तीसरा जो फेज़ है, जो आप कह सकते हैं जो सीमांचल का एरिया है, कोसी का बेल्ट है, इन चंपारण के कुछ इलाके हैं, वहाँ आप देखेंगे कि बिहार के काफ़ी लोग मजदूर जो हैं दूसरे राज्य जो जा कर के पलायन करते हैं, ख़ास तौर पे दवाई के लिए, पढ़ाई के लिए और कमाई के लिए। और जिस प्रकार से मजदूरों के साथ व्यवहार मौजूदा सरकारों ने किया, चाहे भारत सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, वो लोगों को कहीं ना कहीं से जो गुस्सा रहा जिस रवैये को लेकर के 2 महीने तक उनको लाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वो आए तो उनको अपराधी बोला गया, उनको ये भी बोला गया कि कोरोना फैलाने का काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बिहार सरकार दावा करती रहेगी कि हम काम देंगे, लेकिन किसी को काम नहीं मिला। उस वजह से बाढ़ का इलाका भी आप देखिएगा क्योंकि नेपाल से सटा हुआ इलाका है, बाढ़ हमेशा जो है तबाही मचाता है, तो लोग जो हैं काफ़ी प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री तक पूछने तक नहीं गए, प्रधानमंत्री, सेंट्रल की टीम कोई आकर के आकलन तक नहीं करने गई है। तो मुझे पूरा भरोसा है जो 2 फेज़ में मजबूती के साथ महागठबंधन के पक्ष में मतदाताओं ने वोट किया है, तीसरे फेज़ में और मजबूती के साथ जो है मतदान करेंगे और ये तय हो चुका है कि बिहार से एनडीए और नीतीश जी की विदाई हो चुकी है। तो ये उत्तर बिहार की राजनीति में दबदबा रखने वाले और जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह को पार्टी ने निलंबित कर दिया है। पार्टी ने उनकी बेटी के लोजपा से अधिकृत प्रत्याशी होने के कारण उन्हें निलंबित किया है। गायघाट विधानसभा क्षेत्र से एनडीए से जेडीयू के उम्मीदवार महेश्वर प्रसाद यादव और एमएलसी की बेटी कुमारी कोमल सिंह लोजपा से चुनावी मैदान में आमने सामने हैं। पार्टी ने अपने पत्र में ये भी जिक्र किया है कि दिनेश सिंह के द्वारा विधानसभा क्षेत्र में पार्टी के पदाधिकारियों के मोबाइल में लोजपा के उम्मीदवार के पक्ष में कार्य करने को कहा जा रहा है और नहीं करने पर धमकी भी दी जा रही है और तत्काल प्रभाव से उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया जा रहा है। जेडीयू के एमएलसी दिनेश प्रसाद सिंह पार्टी से निलंबित किए गए। बेटी के एलजेपी प्रत्याशी होने पर किया गया निलंबित। जो एक एमएलसी थे, एमएलसी हैं और उनको भी पार्टी विरोधी कार्य के लिए हटा दिया गया है, क्या नाम उनको मुक्त किया गया है, श्री दिनेश प्रसाद सिंह जी। तो चाहे वह क्या आरोप लगे हैं उनपे, आपने देखा होगा, अब वो तो आपके पास विवरण हम लोग भेज दे रहे हैं, लेकिन आरोप क्या है तो सर्वविदित है, अंडरस्टूड है कि कोई पार्टी विरोधी कार्य के कारण ही ना लोग हटाए जाते हैं। हटाया क्यों जाता है? पॉलिटिकल पार्टी में कोई कार्यकर्ता को इसलिए हटाया जाता है, चुनाव जो है वह सर्वोपरि और चुनाव के समय में यदि पार्टी विरोधी कार्य हो रहा है तो निश्चित रूप से वैसे लोग हटा दिए जाते हैं। एग्जाम्पल यहाँ स्पष्ट है, इसलिए यहाँ पर एकदम क्लैरिटी है कि जिन लोगों ने पार्टी विरोधी काम किया है उनको पार्टी से मुक्त कर दिया गया है। तो वहीं मुंगेर में मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज का आरोप लगाया। ससुराल वालों ने दहेज के लालच में पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि उनकी बेटी का विवाह महापुर से शशि भूषण कुमार सिंह के साथ 2018 में हुआ था।
उनके दामाद शशि भूषण सहित घर के सभी सदस्य बार बार उनसे दहेज के रूप में पैसे मांगते थे और हीरो होंडा बाइक की मांग कर रहे थे। उनकी मांग पूरी नहीं होने पर वो बेटी से मारपीट करते थे। वहीं दहेज को लेकर ही ससुराल वालों ने उनकी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। तो दहेज लोभियों का शिकार हुई है एक बेटी, मांग पूरी नहीं होने पर हत्या कर दी गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर हम लोग चलते हैं, लेकिन आज भी पता नहीं लोगों को क्या हो गया है। ऐसे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि सिंपैथी परिवार वालों के साथ है, ये हमें भी बहुत बुरा लग रहा है और ये हमारे प्रशासन को संज्ञान में लेने की ज़रूरत है। ये जांच का विषय है और जांच करके जो सही है वो बिल्कुल पब्लिक के सामने आना चाहिए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तमाम प्रशासन से ये अपील करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ इसको गंभीरता से लें। ये जांच का विषय है, अभी कुछ भी कहना बहुत बार बहुत दर्द है इस बात का, परिवार का जो कहना है वो जांच का विषय और ये जांच होना चाहिए। तो वहीं शाहपुर विधानसभा से जॉब प्रत्याशी संजीव मिश्रा ने प्राइम न्यूज से बातचीत की। चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। प्रणाम, मैं आपके प्राइम न्यूज़ के माध्यम से आप लोगों से अपील कर रहा हूं, जनता यहाँ छातापुर की जनता से, छातापुर के वोटर से, छातापुर के गार्जियन से, हमारे जितने भी युवा साथी हैं खास करके मैं उनसे अपील कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, प्रणाम कर रहा हूं कि मैं जाप प्रत्याशी के रूप में छातापुर से खड़ा हुआ हूं और मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि हमें कैंची छाप पे बटन दबा के हमें आशीर्वाद दें और मैं आप लोगों के बीच सदा खड़ा रहूँगा। पहले भी था, आगे भी रहूँगा। मैं आप लोगों को दोबारा बता दूं कि मेरा छाप, हमारा छाप, आप सबका छाप कैंची छाप है और 10 नंबर पे है, तो 10 नंबर पे बटन दबा के हमें आशीर्वाद दें और मैं आप लोगों के बीच सदा खड़ा रहूँगा। धन्यवाद, प्रणाम। तो वहीं भोजपुरी स्टार निरहुआ ने बयान दिया है अंतिम चरण के चुनाव पर। उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार ने जो काम किया है लोगों का भरोसा है और एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने विपक्ष की चुनौती पर कहा कि उनकी भी तैयारी है, लेकिन मजा तब आता है जब विपक्ष मजबूत हो। सरकार ने भरोसा जगा है और एनडीए की सरकार ने जिस तरह से काम किया है, तो हम लोग घूम रहे हैं, पूरे बिहार में ही घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों का भरोसा है, विश्वास है और एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। वो लोग भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अच्छी बात है। लड़ने का मजा तब आता है लड़ने वाला जब काबिल हो। लड़ाई अच्छी है और लड़ाई होगी, पर ये तय है कि बिहार की जनता ने तय किया है कि एनडीए की सरकार फिर से आनी चाहिए, क्योंकि एक नींव तैयार है, नींव तैयार हो चुकी है। अब उस पर कितना सुंदर महल बनाना है ये तय करेगा इस बार का इलेक्शन। तो बिहार के नवादा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक रात को अपने घर की ओर लौट रहा था, इसी बीच बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। इलाके में गोली की खबर से सनसनी फैल गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया। तो बिहार में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, एक बार फिर इसकी बानगी देखने को मिली। युवक को सरेआम गोली मारी गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो वहीं मुंगेर के गोबड्डा गांव में नहर के पानी को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसमें दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल खेत में धान की फसल कटी हुई थी, उसी में नहर का पानी आ गया और फसल डूब गई। इसी बात को लेकर दोनों आपस में भिड़ गए। बीच सड़क पर हो रही मारपीट को लेकर मुख्य मार्ग घंटों तक जाम रहा और वहीं स्थानीय लोग के समझाने बुझाने के बाद जाम खुलवाया गया। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दो पक्षों में किस तरीके से आपस में भिड़ंत हो रही मारपीट है। नहर पानी को लेकर दो पक्ष आपस में लड़ते हुए नजर आए, लाठी डंडे आपस में मारते हुए नजर आए। मारपीट में दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया और क्योंकि बीच सड़क पर यह मारपीट हो रही थी, इसीलिए सड़क के आसपास या आर पार जो वाहन खड़े थे
वहां पर जाम की स्थिति पैदा हो गई। तो मुंगेर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। नहर के पानी को लेकर किस तरीके से दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया और मारपीट आपस में करने लगे। बिहार के नवादा में बेखौफ अपराधियों ने एक युवक को गोली मार दी। युवक रात को अपने घर की ओर लौट रहा था, इसी बीच बदमाशों ने उस पर गोली चला दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। गोली मारने के बाद अपराधी वहां से फरार हो गए। इलाके में गोली की खबर से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।